एक दो बातें। समय का परिपालन करते हुए बहुत लोगों के प्रश्न बाकी है, 3 लोगों के हैं लगभग। तो मैं इस प्रश्नोत्तरी के ही सेशन में लेंगे। जो इंस्ट्रक्शन है इसके अनुसार समय का परिपालन करते हुए स्टार्ट करते हैं जो सेशन के ही सीधा। तो अभी क्या सेशन की हम शुरुआत करते हैं। जैसे प्रश्न है वो रहे, उसके बाद आप पूछिए मुझे। बहुत लोगों को असुविधा हो थोड़ा, तो थोड़ा कनेक्ट करने का प्रयत्न करिएगा। जो न समझ में आए वो पूछिएगा, तो मैं एक्सप्लेन करने का प्रयत्न करूंगा, उसको आप तक बात पहुंचाने का। वुमेन्स डे होता है, इंडिपेंडेंस डे होता है, ऐसे आज नॉलेज डे है, तो वो आप इसी तरह से सेलिब्रेट करिए। तो आज हम जो भारत का बहुत महत्वपूर्ण नॉलेज का विषय है उसके ऊपर थोड़ी बात करेंगे। उसके साइंस को मैं समझाने का प्रयत्न करूंगा। उसके ऊपर बहुत सारे रिसर्च हुए हैं और हम उसके बेस बनाकर बहुत सारे सब्जेक्ट को क्लियरली सीख सकते हैं और हमारे बच्चों के विकास में भी उसका बहुत बड़ा रोल है। ऐसा बहुत महत्वपूर्ण विषय यानी पंचकोश। पंचकोश का नाम किसी ने सुना है? हैव यू हर्ड अबाउट पंचकोश विकास? पंचकोश, यस, ओके, बहुत कम लोग हैं यानी। हाँ, वाह, वेरी गुड। सिंगापुर तक भी पता तो है मतलब। तो अच्छी बात है। भारतीय संस्कृति में ये पंचकोश का विकास के बारे में बहुत सारी बातें बताई गई है। तैत्तिरीय उपनिषद नामक एक उपनिषद है, उसमें ये पंचकोश की बात बहुत विस्तार से बताई गई है। आयुर्वेद में तो बताई गई है। तत्वबोध नामक एक ग्रंथ है, उसमें भी इसका विस्तार बताया हुआ है। अध्यात्म कहो, आयुर्वेद कहो, इंडियन नॉलेज सिस्टम कहो, कोई भी वस्तु है वो इससे कनेक्टेड होगी। पंचकोश का कहीं ना कहीं कनेक्शन होगा उसके साथ। तो ये पंचकोश क्या है, ताकि हमारे सारे के जो प्रश्न आते हैं उसके बेस, उसके आंसर्स वहां पर छिपे हैं इस साइंस में। तो हमको और कुछ आए ना आए, हमको ये साइंस जान लेना चाहिए क्योंकि ये ह्यूमन बीइंग का साइंस है। तो इसके ऊपर आज हम थोड़ी बात करेंगे। पहले पंचकोश क्या है उसके ऊपर हम बातचीत शुरू करते हैं। सबसे पहले उपनिषद में, तैत्तिरीय उपनिषद में शिष्य ने यह प्रश्न किया है कि शरीर क्या है, कैसे चलता है, ये शरीर क्या है। हमको भी प्रश्न आता है, लेकिन ऐसे प्रश्न हमको बहुत कम आते हैं मन में। हमको जैसे प्रश्न आते हैं कि अभी कौन सी गवर्नमेंट आएगी, और किसका क्या है, अभी कहाँ झगड़ा हो गया है, कहीं सास बहू की बनती नहीं है, किसके साथ किसका अफेयर चल रहा है। हमको भी प्रश्न है, लेकिन प्रश्न हमारे ऐसे हैं तो आपको जवाब देने वाले भी टीवी पर, वीडियो पर हाजिर है, पिक्चरों पर हाजिर है। वो सब ऐसे ही जवाब देते हैं जैसे आपके मन में प्रश्न है, हमारे मन में प्रश्न है, ऐसे वो जवाब देते हैं। हमारा प्रश्न क्या है वो हमारा स्तर निश्चित करता है, हम किस लेवल का लाइफ जीते हैं। वो गुरुकुल पे एक सर्टन लाइफ का जीवन आया उसका, तो उसके मन में प्रश्न आया कि ये तो मैंने बहुत कुछ देखा, मैंने बहुत बार बताया आई एम 90 नॉट आउट, आई एम 85 नॉट आउट, आई एम 75 नॉट आउट, बट बैटिंग कोई और कर रहा है, वो मुझे पता ही नहीं चला। सांस कैसे मैं लेता हूं पता नहीं, भोजन कैसे पच जाता है पता नहीं, हमारी मेटाबॉलिक सिस्टम कैसे चलती है वो पता नहीं है, और कभी हमको प्रश्न भी नहीं उठता है कि ये सब कैसे चल रहा है। तो गुरु को प्रश्न पूछा शिष्य ने कि शरीर तो चलता है, कैसे चलता है शरीर, ये कोई और चलाता है या मैं चलाता हूं? मैं तो चलाता नहीं हूं, तो कौन चलाता है सब कुछ? तो उसको प्रश्न हुआ।
और वही एक वास्तव में प्रश्न है, ये कैसे होता है पूरा। तो वो साधारण मस्तिष्क में प्रश्न नहीं आता है। साधारण मस्तिष्क साधारण प्रश्न कर सकता है कि अभी भाव क्यों बढ़ गया है राइस का, या तो मिल्क का क्यों ऐसा हो गया है, या तो फिर ऐसा ऐसा क्यों है, पॉलिटिक्स ऐसा क्यों है। वो सब प्रश्न साधारण मस्तिष्क में आ सकते हैं, इसीलिए वो साधारण है। जब आप ऊपर उठते हैं कोई वस्तु से तो आपके प्रश्न अलग टाइप के हो जाते हैं और पूछने पर पता चल जाता है या इसका क्वेश्चन अलग है। तो सभी प्रकार के क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आया कि क्या शरीर कौन चलाता है, तो ऋषि ने उसको बताया कि तू ऑब्जर्व कर, तू जान ले, पहले तुझे क्या लगता है वो बता तू। वो एक बात होती है इनडायरेक्ट एजुकेशन देने की, जो बहुत ही स्ट्रोंग होता है। आप लोग यहाँ रोटी बनाते हैं, चपाटी कौन कौन बनाते हैं? ओके वेरी अच्छा, यहाँ पर तो कोई नहीं बनाता होगा ये सब। ओके ओके, कहाँ से कोर्स किया है रोटी बनाने का आपने? होता है सिंगापुर में कोई डिप्लोमा डिग्री? भारत में किया है? नहीं किया है? अच्छा ओके, नहीं कोई माँ से किया है ना? ओके, तो डेट पता है आपको कौन सी? जैसे 8 फरवरी वैलेंटाइन डे बनाते हैं, 14 फरवरी, ऐसा कोई रोटी सीखा हो आपने, बराबर ना? वो आपका एक्चुअल नॉलेज है, बाकी सब कागज है। आपने बीए किया, बीई किया, एमए किया, एमबीए किया, वो सारा कागज पर है, वो आपके यहाँ नहीं है। रोटी बनाना सीखा वो आप इनडायरेक्ट सीखे, वो फिक्स नहीं था मेरी तरह के चलो रविवार को आ जाओ हम हॉल में बैठेंगे और मैं प्रवचन दूंगा, पंचकोश सिखाऊंगा, तो सारा ऑर्गेनाइज्ड होगा, बराबर है। तो ये एक डायरेक्ट एजुकेशन। एक होता है इनडायरेक्ट एजुकेशन, जो मैं सीधा कोई सिखाएगा नहीं, इनडायरेक्ट सिखाएगा उसको, बराबर है। वो आप देखकर सीखे और वो आपके अंदर चला गया, अब आप भूल नहीं सकते हैं। आपको रात को भी 2 बजे उठाए तो आप रोटी बेल सकते हैं ना, आप ऐसा नहीं कह सकते हो कि वो पेपर मैंने ऑप्शन में डाल दिया, बराबर। बहुत सारे डॉक्टर होते हैं, वो ग्रहणी रोग हुआ तो आयुर्वेद के डॉक्टर ने कहा वो चैप्टर मैंने ऑप्शन में डाल दिया था, ऑप्शन में निकाल दिया था, मतलब तो इसके लिए मुझे याद नहीं। तो ये आपको याद है आज भी, क्योंकि आपने वो इनडायरेक्ट सीखा है। तो ऋषि ने उसको बताया कि आपको मैं इनडायरेक्ट बताता हूँ, आप विचार करो। सबसे पहली बात ये कि शरीर की भूख जब पूरी हो जाती है तब मन की भूख शुरू होती है, बराबर है। जब तक शरीर के लेवल की भूख हमारी पूरी नहीं होगी तब तक हम माइंड के लेवल तक नहीं जा पाएंगे, केवल हम बातें करेंगे माइंड के बारे में, सुनो। तो माइंड की भूख पूरी होगी तब आत्मा की भूख जगती है। आप देखेंगे वाराणसी में एक बहुत अच्छा संगीत का कार्यक्रम होता था, तो बहुत शास्त्रीय संगीत का होता था, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम। तो इतना बड़ा हॉल था, मैं भी उसमें जाता था और हम पहले ही सीट ले लेते थे क्योंकि बाद में मिलती नहीं थी। काशी के स्टेट भी आए तो उसको वापस पीछे ही बैठना पड़ता था यदि वो लेट आते थे। तो पूरे संगीतकार अपनी अपनी संगीत कला को प्रस्तुत करने के लिए वहां आ जाते थे और बहुत बड़े व्यापारी, इंडस्ट्रियलिस्ट सभी लोग कार लेकर अपनी अपनी पहले ही सीट्स रख देते थे। बाहर भी होते थे लोग भिखारी, वो भी पहले आ जाते थे लेकिन वो बाहर ही रहते थे क्योंकि वो ऐसा सोचते थे कि इन लोगों में बुद्धि नहीं है, कुछ इतना पैसा है तो भी ऐसे पागल है कि इन लोगों के पीछे पड़े हैं कि जिसके पास कुछ नहीं है हारमोनियम के अलावा। उसकी सोच इतनी ही है, उसको पता नहीं है कि वो क्यों आते हैं। क्यों? क्योंकि भिखारी की शरीर की भूख पूरी नहीं हुई, इसके लिए उसको साहित्य में इंटरेस्ट नहीं होगा, शिल्प में इंटरेस्ट नहीं हुआ, इसको कोई भी प्रकार के मानसिक रूप से जितने भी सब्जेक्ट है उसमें इंटरेस्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो बॉडी का स्तर पार नहीं किया है उसने, बराबर है। बॉडी का स्तर पार होने के बाद एक भूख जगती है मन की कि मैं क्या करूं, मैं क्या सीखूं नया, कैसे मुझे नॉलेज मिल जाए। ये माइंड की भूख होती है, वो बहुत कम लोगों को जगती है क्योंकि हम भी वही स्तर पर जीते हैं
जो लाइफ होती है वो उसी तरह से हम जीते हैं, जो बॉडी का ही पूरा करने में हमारा जीवन चला जाता है, बॉडी को मेंटेन करना, बॉडी को चलाना उसमें ही, तो माइंड के स्तर पर नहीं जाते हैं। भारत ने पहली बार ऐसा किया कि ऐसी व्यवस्था की अर्थ इकोनॉमी की कि सबकी शरीर की भूख मिट गई, सब शरीर के ऊपर आ गए। तो सबसे ऊंचा साहित्य कहाँ जन्मा? भारत में। सबसे पहली बुक किसने लिखी? भारत में। सबसे उत्तम संगीत वर्ल्ड को किसने दिया? भारत ने। सबसे उत्तम शिल्प यू नो आर्किटेक्ट डिजाइनिंग, वो किसने दिया? भारत ने। सबसे उत्तम नृत्य किसने दिया? भारत ने। सबसे उत्तम आयुर्वेद जैसी विद्या किसने दी? भारत ने। अध्यात्म का देश कौन सा बना? भारत। ध्यान की विद्या सबसे ज्यादा किसने फैलाई? भारत ने। ये सभी बातें भारत में हो पाई, उसका कारण शरीर के ऊपर का स्तर पास किया, मन के स्तर पर आ गया व्यक्ति। तो मनोरंजन, शिल्प, साहित्य, वो सब कुछ आया। उसके बाद भी उसको लगा कि ये इससे भी कुछ आगे है। तो मन की भूख पूरी होने के बाद नेक्स्ट स्टेप आया, वो आया आत्मा की भूख। तो वेदांत का जन्म भी यहाँ हुआ। उसको लगा मटीरियल लाइफ से स्पिरिचुअल लाइफ है वो उत्तम है, वो मुझे मैं पास करूंगा, वो मुझे चाहिए, उस तक मुझे जाना है। तो ये पूरा का पूरा समझाया, उसको हम नाम देते हैं पंचकोश का विज्ञान। ये पांचों कोशों का डेवलपमेंट हमारे अंदर होता रहता है। तो ऋषि ने बताया पहले क्या है? शरीर। क्या है पहला? बॉडी। वो बॉडी है वो फिजिकल बॉडी हमारा, लाइक एक फिजिकल आप देखते हैं लाइट है, ये फैन है ना, वो फिजिकल स्ट्रक्चर है। हम देख सकते हैं ये लाइट है, ये फैन है, पता है आपको, ये माइक है, ये सब फिजिकल है। ये भी चलता है, लाइट भी चलती है, पंखा भी चलता है ओके, ये सब फिजिकल है। तो एक होता है फिजिकल बॉडी, वो केवल ह्यूमन का नहीं होता है, सबका होता है। ये चीज का भी फिजिकल बॉडी है, मोबाइल का फिजिकल बॉडी है, फैन का है, लाइट का है, लैंप का है, सबका फिजिकल बॉडी है, स्टीरियो का है, सबका है, गाड़ी का, सबका। अब वो जैसे एक बॉडी है, ऐसा ही हमारा एक फिजिकल बॉडी है, बराबर है। अब वो उसको हम क्या करते हैं, फिजिकल बॉडी को क्या देना है? तो फिजिकल बॉडी का जो फॉर्म है उसका नाम बताया अन्नमयी कोश। क्या बताया? अन्नमयी कोश। अभी हम कनेक्ट किससे होते हैं? आपके बॉडी से। सबसे पहले मुझे क्या दिखता है? आपका बॉडी दिखता है। आपको मेरा ज्ञान नॉलेज दिखता है? नहीं दिखता है, वो बाद में आपको पता चलता है। पहला क्या दिखा मेरा? फिजिकल बॉडी, बराबर है। तो फिजिकल बॉडी देखता है वो सर्वप्रथम हमारे ध्यान में आता है, उसको हम क्या बताते हैं? अन्नमयी कोश। कोश के अर्थ लेयर, फॉर्म, बराबर है, अन्नमयी कोश। अब उसका अन्नमयी इसलिए बताया क्योंकि ह्यूमन का फूड कौन सा है वो डिसाइड करने में आज तक साइंटिस्ट एक मत पर ना आए कि ह्यूमन को क्या खाना चाहिए, मतलब मनुष्य को क्या खाना चाहिए। ऋषि मुनियों ने देखा हजारों साल प्रयोग करके कि ह्यूमन का आइडियल आहार है वो क्या है। तो एक बात जरूर कि हम नॉन वेजिटेरियन नहीं है, अच्छा वेजिटेरियन भी नहीं है, हम न तो मांसाहारी है न तो शाकाहारी है, शाकाहारी भी नहीं है, शाक हमारा आहार नहीं है। आप सब्जी पर जी सकते हो, आप सब्जी खाकर देखो 5 दिन केवल सब्जी, शाकाहारी पूरा। वेजिटेबल्स सपोर्ट में है, वेजिटेबल मेन सोर्स नहीं है आहार का। आहार का मेन सोर्स क्या है? अन्न है। क्या है? इसके लिए हम अन्नाहारी है, शाकाहारी नहीं है। क्या है? अन्नाहारी है। हम कुछ ना कुछ क्या लेते हैं? मिलेट्स, अन्न लेते हैं, तो उससे हमारा बॉडी मेंटेन होता है, स्थिर होता है, ये बराबर है। तो पहला कोश कैसे डेवलप होता है? अन्न का प्रयोग करने से, अन्न लेने से, तो वो फिजिकल बॉडी हमारा अच्छा रहता है। तो वो पहला कोश का क्या नाम बताया? अन्नमयी कोश। उसमें पूरा भौतिक बॉडी आया, पूरा फिजिकल बॉडी का विचार उसमें आया। अब वो फिजिकल बॉडी जो है
वो बच्चे का 0 से 5 साल तक डेवलप होगा। बाद में भी डेवलपमेंट होगा, लेकिन उसका पीक पॉइंट कब आएगा? 0 से 5 साल। आपको भूख लगती है ना? वो 12 बजे लग जाती है एकदम, 12:30, 12:30, 1, या कितने बजे भोजन करते लोग? 1 बजे। ओके, तो 1 बजे डायरेक्ट लग जाती है कि धीरे धीरे लगती है? ऐसा ही होता है ना कि डायरेक्ट 1 में 10 कम थी तब तक कुछ नहीं था, 1 बजे तुरंत भूख लग गई, ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता ना कि अभी तो 12:30 में 5 है तो अभी भूख नहीं है बिल्कुल, और 12:30 बजे की अब भूख लग गई, ऐसा होता है? नहीं, वो धीरे धीरे होती है। हमारा पूरा बॉडी का, माइंड का डेवलपमेंट धीरे धीरे होता है। उसमें एक पीक आवर्स होता है, पीक पॉइंट होता है, वो पीक टाइम होता है। और अन्नमयी कोश का कौन सा टाइम है? 0 to 5 years। कौन सा है? इसके लिए हम कैसे उसको मान सकते हैं 0 to 5 years? बच्चे को आप कुछ भी दो, गुलाब का फूल दो सूंघने का, बराबर है, उसको कोई अच्छा सा वीडियो, मोबाइल दो, कुछ भी, तो क्या करेगा पता है? वो पहले मुंह में ले जाएगा। कुछ भी वस्तु है उसकी टेंडेंसी क्या होगी? मैं खाऊं। उसको भूख ऐसा नहीं है, वो भोजन भी किया है, दूध भी पिया है, लेकिन उसको कुछ भी देंगे तो कहाँ ले जाएगा? मोर एंड मोर उसकी बॉडी मांग रही है। क्यों? उसके सेल्स डेवलप हो रहे हैं पूरे बॉडी के, बराबर है, वो अन्नमयी कोश का विकास हो रहा है। इसके लिए 0 to 5 years में बच्चे का आप जितना ध्यान आपका सानिध्य देगा, माता को क्या करना है? 0 to 5 years के बच्चे के लिए सबसे श्रेष्ठ गुरुकुल कौन सा है पता है? उसकी माँ। वो जितना उसको अच्छा रखेगी उतना बच्चा अच्छा स्वस्थ रहेगा। वो किसी के ऊपर डालना नहीं है, आपको ही संभालना है उसको। क्यों? अभी टाइप 1 डायबिटीज हो रही है, उसका कारण है कि बेबी केयर जो उसका होता है, बेबी केयर, उसमें बच्चे को भेज देते हैं 2 साल के, 3 साल के, और पूरे दिन वो रखती है। माता सॉफ्टवेयर कंपनी में चली जाती है, पिता भी चले जाते हैं, बच्चा वहां रह जाता है, तो वो अलोननेस, एकाकीपन अनुभव करता है। उसके कारण वो स्ट्रेस आता है उसको, छोटे बच्चे को, और उसके लिए इसलिए उसको टाइप 1 डायबिटीज सबसे ज्यादा बढ़ रही है, बराबर है, और बच्चे की पूरी लाइफ खराब हो जाती है उससे, क्योंकि उस टाइम उसको सबसे ज्यादा सानिध्य माँ का चाहिए। उसका अन्नमयी कोश का डेवलप हो रहा है, विकास हो रहा है, तो उसको और लोग नहीं चाहिए। वो सबसे ज्यादा कहां पर फियरलेस होगा, कहां पर वो सहज होगा पता है? माँ के पास। उससे जुड़ा है उसका तंतु, तो माँ को सबसे ज्यादा टाइम बच्चे को देना है फर्स्ट 5 years में, उसका अन्नमयी कोश का डेवलपमेंट होगा। माँ के पास जो रहेगा बच्चा, उसका डेवलपमेंट अलग तरह होगा, उसका हजारों प्रयोग हो चुके हैं। तो अन्नमयी कोश का डेवलपमेंट होगा 0 से 5 years। उसके लिए बच्चों को फूड में खास ध्यान रखना है। आप गलत खा भी सकते हो, कोई तकलीफ नहीं, बच्चे को गलत नहीं खिलाना है। उसका पूरा लाइफ टाइम का जो बॉडी है वो डिस्टर्बेंस होगा। तो छोटे छोटे बच्चों को जो गलत खिलाने की आदत डालते हैं वो बिल्कुल खराब है। उसका पूरी लाइफ में जो अभी जो ब्लूप्रिंट बन रही है उसकी अन्नमयी कोश की, वो डिस्टर्ब हो जाएगा, और उस समय जो रोग होगा आयुर्वेद की दृष्टि से उसको मिटाना बहुत कठिन होगा, बराबर। तो ध्यान रखना है, अन्नमयी कोश का डेवलपमेंट कब होता है? 0 to 5 years, बराबर है। वो बॉडी के सेल्स बनते हैं स्पीडली बनते जाते हैं, बराबर है। तो वो समय पर हमको ध्यान रखना है कि उसको बचाना है अलग अलग से। अन्नमयी कोश का डेवलपमेंट पीक पॉइंट पर होता है, बाद में तो होता ही रहता है पूरे जीवन तक। पीक पॉइंट पर कहाँ है? 5 साल तक। इसके लिए बच्चा मुंह में ले जाता है सब कुछ। अब दूसरा पड़ाव आता है प्राणमय कोश। प्राण क्या है पता है आपको? प्राण अर्थात ये लाइट हो गई, ये फिजिकल है। अब ये लाइट, ये माइक, ये फैन, ये कैसे चलते हैं? कोई भी प्रकार की एनर्जी से चलते हैं। चाहिए ना एनर्जी, नहीं तो लाइट फैन कुछ चलेगा नहीं, चलेगा ना। ऐसे ये बॉडी के पीछे क्या है? तो प्रश्न किया इसने शिष्य ने गुरु को, ये बॉडी कैसे चलता है, इसके पीछे कौन सी एनर्जी है, शक्ति है जो चलाती है?
तो बॉडी को चलाने वाली एक शक्ति है, वो विजिबल नहीं है। कोई भी प्रकार की शक्ति है वो विजिबल नहीं होती है। तो वो शक्ति का क्या नाम दिया है? प्राण। क्या नाम दिया है? प्राण। वो हमारे शरीर को चलाती है। इसके लिए हम चल पाते हैं, हम बैठ पाते हैं, श्वास ले पाते हैं, उसमें प्राण शक्ति है जिसको हम एनर्जी कहते हैं हमारी बॉडी में। तो वो एनर्जी दो प्रकार से है, एक एक्टिव है और एक इनएक्टिव है। बराबर है। कुदरत कुछ भी वस्तु करती है तो ऑर्गन, जो जो वस्तुएं ऑर्गन सेंसिटिव होते हैं उसमें कुदरत ने बहुत शक्ति दी होती है। लाइक लीवर कामला होता है, पता है आपको? बिलीरुबिन बढ़ जाता है, कामला, जॉइंडिस। लीवर को जितना चाहिए उतना, उससे उसमें 8 गुनी शक्ति है लीवर में, क्योंकि उसको पता है कि मनुष्य कुछ भी खाएगा तो उसको मेंटेन रखने के लिए सेविंग रखनी पड़ती है। वो सेविंग रखी इसलिए हम जी पाते हैं, नहीं तो जंक फूड खाते तुरंत पूरा हो जाता, लीवर डिस्टर्ब होता, बिलीरुबिन डिस्टर्ब होता, तो वो रखा है। तो कुदरत कहीं पर भी क्या रखती है? एसआरपी जैसे लगते हैं ना पुलिस वाले, पुलिस रिजर्व फोर्स, उस तरह से एक शक्ति हम रोज यूज करते हैं, रोज यूज कर देते हैं। वो करंट अकाउंट है हमारा, सीधा आता है सीधा खर्च करते हैं। एक रिजर्व फोर्स है हमारे अंदर, बराबर। वो सेविंग्स में है। वो 2 प्रकार की एनर्जी है हमारे में, और हमारे में है ऐसा नहीं, सब में है। प्राणी, पशु, वनस्पति सब में है। इसके लिए वनस्पति का विज्ञान ये कहता है कि वनस्पति में भी सुषुप्त शक्ति होती है। वो शक्ति तो है, सुषुप्त है, इनएक्टिव है। वो आप एक्टिव नहीं करोगे, जैसे कार्ड है तो उसको आप एक्टिव नहीं करोगे तो जीवन भर इनएक्टिव रहेगा। रिलायंस वाले नहीं करेंगे, आपको करना पड़ेगा ना, बराबर है। वो आप एक्टिव कर दोगे तो एक्टिव हो जाएगा, आप पे कांटेक्ट कर सकते हैं लोग, और इनएक्टिव रखोगे तो जीवन भर इनएक्टिव रहेगा। उसी तरह से हमारी कुछ शक्तियां ऐसी है जो इनएक्टिव है, बराबर है। कुछ शक्तियां ऐसी है जो एक्टिव है। तो कोई भी शक्ति 40% एक्टिव और 60% इनएक्टिव, इनएक्टिव ज्यादा है हमारी, बराबर है। तो वो इनएक्टिव जो फोर्स है वो कभी कभी बाहर आती है, वो कभी एक्टिव हो जाती है शॉर्ट टर्म के लिए, बराबर है। तब आपने अनुभव किया होगा कि वो शक्ति एक्टिव हो गई। देखिए उदाहरण मैं देता हूं आपको समझने के लिए। कोई व्यक्ति को, आपको मैं बोलूं आपकी स्पीड कितनी है दौड़ने की, तो कोई कहेगा 20 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर, 30 होगी ज्यादा से ज्यादा। मैराथन में जाते हैं तो 40-50, बराबर ना। तो ज्यादा से ज्यादा दौड़ दे 1 महीने तक और स्पीड अपनी नाप ले, 20-30 कितनी आती है? 30 की आएगी, बराबर ना। अब जब कुत्ता पीछे पड़ता है रात को तो वो आपका रिकॉर्ड आप ही तोड़ देते हैं। कोई और तोड़ने की जरूरत नहीं है, वर्ल्ड रिकॉर्ड में तो कोई हमारा तोड़ता है। आपको पता है उस टाइम हमारी स्पीड बढ़ जाती है, हमको भी पता नहीं होता इतना में कैसे दौड़ पाया, बराबर है। अर्थक्वेक आया था 2001 में 26 जनवरी को, मैंने बात की, हम लोग वहां गए थे भुज में। एक महिला थी वृद्ध, ऑलमोस्ट 80 इयर्स ओल्ड, उसको रूमेटॉइड आर्थराइटिस था। तो पैरों में पूरा का पूरा मतलब बहुत पेन होता था, खड़ी नहीं हो पाती थी। पूरा जॉइंट फैमिली था। तो क्या हुआ, अर्थक्वेक आया तो पूरा जॉइंट फैमिली, 2-3 लड़के, उसकी वाइफ, उसके बच्चे, सब कुछ। तो सडनली उसको इंजेक्शन चल रहे थे, तब वो खड़ी करने के लिए 2 लोग चाहिए, बिठाने के लिए ऐसी जो होती है वैसाखी, मतलब जो वॉकर वगैरह, तो उसके लिए वो वॉकर धीरे धीरे चल सकती थी। अब अर्थक्वेक आया 9 o'clock के अप्रोक्स, तो क्या हुआ, सब लोग चले गए। किसी को याद नहीं आई दादी, मतलब क्योंकि सब अपने अपने में लगे थे। कोई जेवर निकालने में था, कोई सोना निकालने में, कोई पैसा निकालने में। तो इसको सब भूल गए, अपने अपनी रीत से भागे, क्योंकि वो सब देखा, दीवारें हिली, पूरा माइक्रो सेकेंड्स में हुआ सब कुछ।
बराबर है। तो सब लोग देखते हैं, कोई कोई बहू को याद भी होगी लेकिन उसको लगा दादी को जाने देते हैं, तो वो भी निकल गई, बहू जी लिया, बराबर है। तो वो अपने बच्चे को लेकर, वो सब, ये एकाकी बैठी है, बूम वो लगा रही है कि वो बचाओ बचाओ। तो दीवारें हिलती देखी, तो वो बोली कि क्या हुआ पता है बाद में क्या हुआ? बोले कि अचानक मैं खड़ी नहीं हो पाती थी लेकिन मैं खड़ी हो गई, एकदम सडनली वो खड़ी हो गई, खड़ी होके दौड़ गई, दौड़कर बाद में आंगन में आ गई, मतलब ओपन स्पेस में बैठ गई, फिर खड़ी नहीं हो पाई। तो बोली क्या बताऊं, भगवान ने ऐसी शक्ति दी, थोड़ी देर के लिए लोन दे दी भगवान ने, शॉर्ट टर्म। तो इसके लिए मैं खड़ी हो गई, दौड़ी और दौड़कर बैठ गई, बाद में मैं खड़ी नहीं हो पाई, बराबर। ऐसे उसने बताया अपनी भाषा में। वास्तव में क्या था कि रिजर्व फोर्स थी, वो जब तक स्ट्रगल नहीं आई तब तक बाहर नहीं निकली। कंफर्ट जोन था, लोग उठाते थे, इंजेक्शन देते थे, फिजियोथेरापिस्ट आता था, पूरा होता था, तो कुछ तकलीफ नहीं। अब दीवारें हिलती देखी तो देखो, या तो खड़ी हो जाओ या मर जाओ, दो ही ऑप्शन है। अब या तो करो, या तो खड़े हो जाओ या मरो। तो क्या होगा, कंफर्ट जोन से बाहर आए, स्ट्रगल आई। स्ट्रगल आने पर क्या हुआ, रिजर्व फोर्स बाहर आ गई थोड़ी देर के लिए, क्योंकि स्ट्रगल इतना हुआ तो रिजर्व फोर्स बाहर आ गई, बाहर निकल गई, वापस कंफर्ट जोन में आ गई, तो बैठ गई, फिर उठी नहीं। हमको भी ऐसा होता है, कुत्ता पीछे आया तो क्या आई, स्ट्रगल आई, और कंपलसरी हो गया दौड़ना, बराबर है। कंपलसरी हुआ तो रिजर्व फोर्स बाहर आ गई। वनस्पति में भी ये बहुत आयुर्वेद में बताया, और अभी तो साइंटिस्टों ने प्रयोग किए कि एक ही नीम का पेड़ है, उसको आप यहां पर लगाते हो आश्रम में तो 20 to 25 फीट जाता है। वही यदि आप फॉरेस्ट में लगाते हो, फॉरेस्ट एरिया में, बराबर है, तो वो 30 फीट तक जाता है। ऐसा क्यों है? एक ही सीड है, वो यहाँ 20 to 25, वहां 30 फीट, तो वहां क्यों ऊंचे वृक्ष हो जाते हैं? आप फॉरेस्ट में जाएंगे, आयुर्वेद की सारी वनस्पतियां वहां बहुत ऊंचाई पकड़ेगी। क्यों? क्योंकि वहां उसको सनलाइट लेने के लिए स्ट्रगल करनी पड़ती है, बहुत झाड़ी है तो उसको स्ट्रगल करनी पड़ती है। स्ट्रगल करते करते उसकी जो रिजर्व फोर्स है वो बाहर आती है, वो बाहर आती है तो ऊंचाई पकड़ती है। यहाँ इजीली मिल जाता है सनलाइट, तो वृक्ष कंफर्ट में है, ठीक है, चलता है, तो ऊंचाई नहीं पकड़ता है। प्राण शक्ति जब स्ट्रगल हमको होती है तब बाहर आती है, बराबर है। ये एक प्राण शक्ति का नियम है, प्राणमय कोश का नियम है। उसका पीक पॉइंट कौन सा है? 6 to 10 ईयर्स। लिखिए कितना है? 6 to 10 ईयर्स। बच्चा जब 6 से 10 साल का होता है, प्राण शक्ति पीक पॉइंट पर होती है। कैसे समझेंगे? उदाहरण से समझिए। हमने 3 ग्रुप बनाए, ऐसे बहुत सारे हमने एक्सपेरिमेंट्स किए बच्चों के ऊपर, बराबर है। 6 to 10 ईयर्स का एक ग्रुप है बच्चे का, बराबर है। कितने साल का? 6 to 10 ईयर्स का। एक 11 to 15 का है, थर्ड वन 16 to 20 का है, बराबर है। सॉरी, एक फर्स्ट ग्रुप है 6 to 10 ईयर्स, दूसरा है 11 to 15 ईयर्स, 16 to 20 ईयर्स। 3 ग्रुप है। उसमें आप फर्स्ट ग्रुप को बताइए, वहां एक ग्लास पड़ा है, उसको लेकर आओ, बराबर है। एक ग्रुप को इंस्ट्रक्शन दिया आपने, 5-6 बच्चे बैठे हैं, वहां ग्लास पड़ा है, लेकर आओ। किसको बताया? कुछ नहीं, ग्लास पड़ा है, लेकर आओ। तो 5 बच्चे उठेंगे, दौड़ेंगे सीधा, दौड़कर एक व्यक्ति ग्लास को लाएगा, दूसरे दौड़ दौड़ कर वापस आएंगे। ऐसा होता है, कोई भी काम बताया तो दौड़ कर जाते हैं फास्ट, बराबर, और लाते हैं, बराबर। अब दूसरे ग्रुप को बताते हैं, वहां गिलास पड़ा है, लाओ, जो 11 to 15 का है। वो बताते, किसको बताया? अब बताओ, ऐसा मत दो इंस्ट्रक्शन बिना नाम के। तो हमने कहा कि ये संजय को, तो वो उठकर जाता है और वही ले आता है। तीसरा है ग्रुप,
बराबर है। उसको हमने बताया कि वहां गिलास पड़ा है, आप उसको ले आओ। वो पूछता है किसको बताया आपने? हम कहते हैं कि ये संजय आपको बताया। वो बोले मैं अभी सब काम करके बैठा हूँ, ये कब का बैठा है ऐसे ही, इसको भेजो। ये कुछ नहीं करता है, मेरी ही बारी आती है बार बार, बराबर है। देरानी जेठानी वाला है ना, मुझे ही काम सास देती है, इसको कुछ नहीं देती है। तो ये मेंटालिटी। अब फर्क क्या पड़ा साइकोलॉजिकली? इसमें प्राण शक्ति का फर्क पड़ गया। 6 to 10 इयर्स का जब बच्चा था तब उसकी क्रिया शक्ति पीक पॉइंट पर थी, तो उसको दौड़ना चाहिए था, उसको फटाफट काम करना चाहिए था, क्योंकि पीक पॉइंट पर शक्ति, बॉडी क्या मांग रहा था? क्रिया मांग रहा था, क्या? एक्टिविटी मांग रहा था, बराबर है। अब वो एक्टिविटी देना हमारे यहाँ बताए तो बच्चे का प्राणमय कोश का विकास होता है, उसको एक्टिविटीज देनी चाहिए। अब हमारी स्कूलिंग सिस्टम ने क्या किया? उसको बेंच पर बिठा दिया। आप लाइक बैठो, मैं प्रवचन देता हूँ, बराबर। तो उसको बिठाया 5 साल और 5 घंटे इंडिया में स्कूल्स में। अब वो क्या करेगा? वो कंटाल जाएगा वहां। तो वो युवती क्या करेगा आपकी तरफ? उसको लगा कि ये बेंच से, शरीर से तो मुझे उठा नहीं सकते, वो लो आया है पूरा, मन में तो लो कोई करता ही नहीं है कहीं काम, आप विचार तो कहीं किसी का भी कर सकते हो। तो वो अपने मन को घर पर ले जाता है, माँ के पास या अपने फ्रेंड के पास, बराबर है। वो यहाँ बैठता है, वो बोर्ड में लिखी, टीचर लिखती है, वो ऐसे ही बैठकर देखता है ताकि टीचर को लगे कि ये इधर ही देख रहा है, लेकिन माइंड कहाँ है? उसके फ्रेंड के पास है। आपको लगेगा कि 5 इयर्स वहाँ मतलब आर्स बैठता है, कितना पढ़कर आता है, माइंड कहाँ ले जाता है? दूसरी जगह, क्योंकि उसको भी पता है ये टीचर तो बकवास कर रही है, तो वो तो बोलती जाएगी, कोई बात नहीं। फिर क्या होगा? 5 o'clock जैसे आएगा, 5 o'clock स्कूल्स का टाइम है छूटने का, तो बराबर 4:45 वो बराबर तैयार होकर बैठेगा, बराबर। फिर ऐसे बेचीज होती है तो इस तरह से पैर रख कर बैठेगा ताकि निकलने में आसानी हो सबको। फिर शूज